नमस्कार। मैं अरुण कुमार शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे उन लोगों की जो पिछले 12 दिन से ईरान और इजराइल का युद्ध है, उसमें भारतीय लोग फंसे हुए थे और बरसती मिसाइलों के बीच उनका रहना उनकी मजबूरी बन गया था। तो हिंदुस्तानी कहाँ कहाँ फंसे हैं, ईरान में, इजराइल में, आज उनकी बात की जाएगी। उससे पहले एक आपसे प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को प्लीज़ आप सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम दिन भर 8-10 घंटे स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर इसको अपलोड करते हैं और उससे पहले जो हमें विषय चुनना होता है उसके विषय में तैयारी करते हैं। तो ये आसान काम नहीं है और ये काम हम किसी पैसे के लिए नहीं करते, ये अपने शौक़ से करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि यदि आप इस प्रकार की सुविधा, जो आपको गोदी मीडिया नहीं देता, गोदी मीडिया आपको मुर्गे लड़ाने का काम देखने का देता है, परंतु यहाँ शुद्ध रूप से आपको नई जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। तो उसके एवज में अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, जिसका मूल्य आपको कुछ चुकाना होता नहीं है, मात्र सब्सक्राइब करना होता है, उसमें आप कंजूसी करते हैं। क्यों करते हैं वो हमारी समझ से बाहर है, तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। परंतु हम हर बार आपको सब्सक्राइब करने का और बेल आइकॉन के बटन दबाने का आपको प्रार्थना करते रहेंगे। तो आप अपने दोस्तों, सज्जन मित्रों, रिश्तेदारों, मोहल्ले वाले लोगों से आप हमारे विषय में बात अवश्य करें और हमारे चैनल को शेयर भी और लाइक भी करें और सबको बोलें कि इस चैनल में स्वच्छता और निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता के आपको दर्शन होते हैं। तो अब बात करते हैं अपनी, जो हमने विषय आज चुना, ईरान इजराइल जंग में जो भारतीय फंसे हुए उनके विषय में। अब बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने बरसती मिसाइलों के बीच इजराइल छोड़ रहे हैं, पता नहीं कब लौटेंगे। अब बीते 10-12 दिन से बहुत डरावना माहौल बना हुआ है, कभी भी सायरन बजने लगता है, सो नहीं पा रहे और कुछ कर नहीं पा रहे। पता नहीं ये सब कहाँ ख़त्म होगा, जाकर किस लिमिट पे ख़त्म होगा, इसकी भी कोई निश्चित सूचना नहीं है या अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे। अब बस यहाँ से जाना चाहते हैं, इंडिया जाकर ही छुट्टी नींद लेंगे, मतलब भरपूर नींद लेंगे। अब जॉर्डन बॉर्डर की ओर जा रही बस में बैठे एक भारतीय, वो इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। 2 दिन पहले तक उनका भारत लौटने का प्लान नहीं था, लेकिन 22 जून को उनकी यूनिवर्सिटी के पास ईरान की मिसाइल गिरी। इसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि अब भारत लौट जाना है। उन्हें डर है कि हालात अभी और ख़राब होंगे, ये जंग पूरे मिडल ईस्ट में फैल सकती है। हालांकि सीज़ फायर हो चुका है। सुमित की तरह बीते 2 दिनों में 634 भारतीय इजराइल छोड़ चुके हैं। उन्हें निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु किया है। 22 जून की सुबह जो बैच रवाना हुआ, तेल अवीव में भारतीय दूतावास में पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन सुबह होने से पहले खबर आ गई कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है, जो कि सच्ची खबर थी और किया भी है।
और 30,000 पाउंड के बम गिराए हैं। पूरे इजराइल में हाई अलर्ट लागू कर दिया गया। फिर भी तय शेड्यूल के मुताबिक 162 भारतीयों को बसों से जॉर्डन के लिए भेज दिया गया। ये लोग रास्ते में थे, तभी ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल का हमला हुआ। सायरन की आवाज़ गूंजने लगी। इसके बावजूद भारतीयों को इजराइल से शेख हुसैन बॉर्डर के रास्ते जॉर्डन की राजधानी अमान पहुंचा दिया गया। अब उसमें जॉर्डन और इजिप्ट के रास्ते 3 बैच रवाना हुए। उसमें भारतीयों का दूसरा बैच और तीसरा बैच रवाना हुआ 23 जून यानी कल। और उनके जो अनुभव हैं वो बड़े विचित्र हैं। यरूशलेम इज़राइल में मैत्री हिब्रू यूनिवर्सिटी में कैंसर पर रिसर्च कर रहे कुछ नाम हैं, महाराष्ट्र के नागपुर से हैं और 4 साल से इजराइल की राजधानी यरूशलेम में रह रहे हैं। अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल हमास युद्ध, फिर इजराइल हिजबुल जंग, अब इजराइल ईरान युद्ध का डर महसूस हुआ। और यरूशलेम में जहां इजराइल के दूसरे शहरों जैसा खतरा नहीं रहता, फिर भी बीच बीच में सायरन बज रहे थे। 6-7 रात हो गई थी और डर यही लगा रहता था कि सायरन बज सकता है, हमें पता नहीं चलता कि असल में हो क्या रहा है। बहुत सारी खबरें वहाँ पहुँच रही थी और जानकारी समझ नहीं आ रही थी किस पर यकीन करें और किस पर यकीन ना करें। तो भारतीय दूतावास के कांटेक्ट में थे सभी लोग, उनकी बातें मान रहे थे। यूनिवर्सिटी ने हर मामले में मदद की और यहाँ हर फ्लोर पर एक बम शेल्टर है। हमास और हिजबुल के जंग के वक्त ये शेल्टर में जाने के लिए सिर्फ 1-1.5 मिनट का वक्त मिलता था। अब अलर्ट मिलने के बाद 15 मिनट का टाइम होता है। अब वो इंडिया जाना है सबको, इंडिया जाने पे ही राहत महसूस होगी। अब युद्ध में क्या हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है, आगे क्या होगा, आगे क्या करना है, ये सारे सवाल मन में उमड़ घुमड़ रहे थे। इस वजह से ज़्यादा तनाव हो रहा था। अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया, तब से घबराहट और बढ़ गई लोगों की। अब इसमें डायमंड का काम करने वाले, इजराइल में रहने वाले, कारोबार से जुड़े कुछ लोग जो इजराइल में रह रहे थे और गुजरात से भी थे, हालात बहुत ख़राब हैं, इसलिए वापस भारत जाना चाह रहे थे। हमले से बचने के लिए इजराइल में अलर्ट और बचाव की बहुत सुविधाएं हैं। अब हमें भी उतना डर नहीं लगता, बस घर से फ़ोन आ जाता है, अंदाज़ा होता है कि हमारा परिवार ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, क्योंकि वो हिंदुस्तान में बैठा है। हम उन्हें दिलासा ही दे सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। अब पश्चिम बंगाल में रहने वाले कुछ लोग जो हिब्रू यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं, वो 2 साल से इजराइल में हैं। 12 दिन से चल रहे युद्ध की वजह से काफ़ी डरे हुए लोग हैं, इसलिए वापस भारत जाना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत तेल अवीव से बस में जॉर्डन के लिए जाना पड़ा, वहाँ से भारत आएंगे। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद यहाँ डरावना माहौल है। रात को नींद आना ये एक डर लगता है और ये एक मुश्किल काम है। ऐसा ना हो सायरन बजे और सोते रह जाएं। इसी तरह इजराइल में 1 साल से केरल के लोग भी हैं, हिब्रू यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं। और पता चलता है कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, तभी अंदेशा हो गया था कि युद्ध शुरू होगा, ये लंबा चलेगा। फिर अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया। अब घर जाने का वापस फैसला हो गया। युद्ध का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और इंडिया अपने घर के लिए निकलना पड़ेगा। इजराइल में इंडियन एम्बेसी ने उनका साथ दिया, लगातार हालचाल लेते रहे और जाने का फैसला लिया, तो एम्बेसी से बात भी हो गई।
अब तेल अवीव में फंसे हुए 1 साल से यहाँ रह रहे हैं कुछ स्टूडेंट हैं, युद्ध की वजह से किसी भी तरह वापस जाना चाहते थे। पिछले 10 दिनों से बहुत खतरनाक अनुभव रहा। कभी भी सायरन बजता था, नींद पूरी नहीं हो पा रही थी, हालात और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे थे। अब घर वाले टीवी पर न्यूज़ देखकर डर जाते हैं, बार बार पूछते हैं, परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कि हालात ख़राब हैं। अब 5-7 किलोमीटर दूर मिसाइलें गिर रही हैं, 2 किलोमीटर दूर भी गिर रही है। एक दिन पहले यूनिवर्सिटी के पास एक मिसाइल गिरी, पूरी बिल्डिंग हिल गई। अब भारत सरकार ने कंट्रोल रूम बनाया, पीएमओ से 2 बार रिव्यू। इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ऑपरेशन सिंधु को लीड कर रहे हैं। भारतीय दूतावास की टीमें भारतीयों के कांटेक्ट में हैं और सिंह साहब बताते हैं इजराइल में जो कुछ हो रहा है 13 जून से हम उन्हें मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उन्होंने कंट्रोल रूम बनाया जो 24 घंटे काम करता है। इजराइल में रहने वाले भारतीयों से ज़्यादातर स्टूडेंट हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्कर, केयर गिवर्स और कारोबारी भी काफ़ी रहते हैं। और सिंह साहब बताते हैं एम्बेसी लगातार इन लोगों से कांटेक्ट में है। पीएम और विदेश मंत्री ऑपरेशन सिंधु का दिन में कम से कम 2 बार रिव्यू कर रहे हैं। हम बदलते हालात के आधार पर फैसले लेकर काम कर रहे हैं। अब तक की योजना के मुताबिक 2 दिन और लोगों को यहाँ से निकालेंगे, फिर हमारे पास जैसा फीडबैक आता रहेगा उसके आधार पर फैसला लेते रहेंगे। इजराइल में रहने वाले भारतीय जब तक वापस अपने देश जाना चाहते हैं ये मिशन जारी रहेगा। कहा गया है कि जितने भी भारतीय इजराइल में रहते हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। भारतीय नागरिकों को तकलीफ ना हो, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं। भारत सरकार की पॉलिसी अगर विदेश में किसी भारतीय को दिक्कत आती है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, यानी पीएमओ की है, यानी भारत सरकार की है। तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। लोगों को इजराइल में से भारत ले जाने के लिए सारा खर्चा सरकार उठा रही है। ट्रांसपोर्ट के लिए बसें, खाने का इंतजाम, रुकने के लिए होटल, फ्लाइट का खर्चा सरकार कर रही है, ऐसा देखने सुनने में आ रहा है। भारतीयों का बैच रवाना करने से पहले एम्बेसी से एक टीम बॉर्डर के लिए रवाना करते हैं ताकि लोगों को बॉर्डर पर इंतजार ना करना पड़े। अब उसमें सिंह साहब बताते हैं कि इजराइल में रहने वाले भारतीय इंडिया जाना चाहते हैं तो भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। किसी को भी इंडिया जाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन कोई जाना चाहता है तो हम उसे वापस लेकर जाएंगे। पिछले कुछ सालों में हमने ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन अजय के तहत दुनिया में कहीं भी फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सबसे पहले पहल की है। अब ये ऑपरेशन गंगा जो है ये यूक्रेन में हुआ था। रूस का यूक्रेन पर हमला हो गया था। भारत सरकार ने अपने नागरिकों, खासकर स्टूडेंट्स को निकालने के लिए 26 फरवरी 2022 को ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। यूक्रेन में फंसे लोगों को रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया के रास्ते भारत लाया गया। मार्च 2022 में 18,282 भारतीय नागरिकों को 90 उड़ानों के जरिए भारत लाया गया। ऑपरेशन अजय में भारत सरकार ने, ये इजराइल में हमास की जंग की वजह से हुआ था, भारत सरकार ने इजराइल से भारतीय नागरिकों को वापसी के लिए 11 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन अजय शुरू किया और इसके तहत 1309 भारतीय और 20 नेपाली इजराइल से भारत लाए गए थे। एक ऑपरेशन कावेरी भी हुआ था जो सूडान में हुआ था और सूडान में गृह युद्ध हो गया था, इसलिए हुआ था। भारत सरकार ने 15 अप्रैल 2023 को ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। इसके तहत 4097 लोगों को भारत लाया गया। इसमें 136 विदेशी थे। इन लोगों को चाड, इजिप्ट, इथोपिया और दक्षिण यूडान के साथ लगती सूडान के बॉर्डर से बाहर लाया गया था। एक और ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन देवी शक्ति। ये अफगानिस्तान में हुआ था। वजह थी काबुल पर तालिबान का कब्जा। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। वहाँ फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने 16 अगस्त 2021 को ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया था। इसके तहत 800 से ज़्यादा लोग निकाले गए थे। इसमें भारतीय नागरिक, दूतावास कर्मचारी और अफगान नागरिक थे। अब इजराइल से 600 से ज़्यादा भारतीयों को निकाला गया है।
भारत लौटने वाले नागरिकों को 19 जून को ऑपरेशन सिंधु का ऐलान किया गया था। भारतीय दूतावास ने नागरिकों से गुजारिश की थी कि वे रजिस्ट्रेशन करा लें। इजराइल में 40,000 से ज़्यादा भारतीय नागरिक हैं। इनमें 1,000 से ज़्यादा स्टूडेंट और बाकी कंस्ट्रक्शन वर्कर और प्रोफेशनल्स हैं। सिंह साहब बताते हैं कि ऑपरेशन सिंधु के तहत 22 जून को 162 भारतीयों को जॉर्डन के रास्ते इजराइल से रवाना किया गया। 23 जून को 182 भारतीयों को फिर से जॉर्डन के रास्ते भेजा गया। तीसरे बैच में 290 लोगों को इजिप्ट के रास्ते भारत रवाना किया गया। इजराइल से निकलने के बाद जॉर्डन में भारतीय विदेश मंत्रालय की टीमें सीमा के उस पार भारतीयों को रिसीव करने के लिए तैनात हैं। सीमा पर भारतीयों को क्रॉसिंग में दिक्कत ना हो वो सुनिश्चित करेंगे। वही इजिप्ट में भारतीय दूतावास की राजदूत टीम इजिप्ट बॉर्डर पर भारतीयों का इंतजार कर रही है। उन्हें शर्म अल शेख ले जाया जाएगा। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स का प्लेन भारतीयों को लेकर दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। अब इसमें तेल अवीव है, किंग हुसैन बॉर्डर क्रॉसिंग है और इजिप्ट है, तांबा बॉर्डर क्रॉसिंग है। इजराइल से 3 बैच जो रवाना हुए उसमें ये बताया गया है। पहला बैच जो गया वो 162 लोगों का, वो इजराइल से जॉर्डन। 23 जून को 182 भारतीय जॉर्डन के रास्ते भेजे गए। 290 इजिप्ट के रास्ते भारत के लिए रवाना हुए। ऑपरेशन सिंधु के तहत 22 जून तक ईरान से 1713 लोग लाए जा चुके हैं। अब ये ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 3 और फ्लाइटें चलेंगी। इजराइल से 472 भारतीयों का बैच 23 जून को भारत के लिए निकला है। सभी लोग 2 ग्रुपों में निकाले गए हैं। उधर ईरान से भी भारतीयों को निकाला जा रहा है। अब केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने 22 जून को कहा, भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के तहत अगले 2 से 3 दिन में ईरान से 3 और फ्लाइट शुरू की है। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर ये बात कही, जहां ईरान से 285 भारतीय नागरिकों का बैच पहुंचा था और 1713 लोग 22 जून तक ईरान से लाए जा चुके हैं। इन राज्यों के नागरिक ईरान से लौटे हैं। जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। और ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर जो मिसाइलें दागी हैं उसकी वजह से भी माहौल और ख़राब हो गया है। ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर हमले का बदला लेने के लिए कतर में अमेरिका के अल उदीद एयर मिलिट्री बेस पर 6 मिसाइलें दागी। ये एयरबेस मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। यहाँ करीब 8,000 से 10,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, परंतु उन सबको हटा लिया गया है। ये हमने आपको न्यूज़ सवेरे दे दी थी। इसको हम दूसरे एपिसोड में जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम बता चुके हैं और इसमें कोई ज़्यादा डिटेल अब बाकी है नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर की राजधानी दोहा में धमाकों की आवाज़ सुनी गई। हालांकि कतर के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को रोक दिया है। कतर ने ईरान को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। कतर ने हमले से कुछ देर पहले अपना एयर स्पेस बंद किया था। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कतर में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमले की पुष्टि की। IRGC ने इसे अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले का जवाब बताया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर आगे कोई मिलिट्री कार्रवाई हुई तो उसका जवाब और मजबूती से दिया जाएगा। इजराइल ने तेहरान में लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी। इजरायली सेना ने तेहरान में लोगों को इलाका जो खाली करने के लिए कहा। वो आने वाले दिनों में तेहरान के आसपास सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रखेंगे। सेना ने अपने बयान में तेहरान के नागरिकों को सरकार से जुड़ी हथियारों की प्रोडक्शन यूनिट्स, आर्मी हेडक्वार्टर, सुरक्षा संस्थानों से दूर रखने की सलाह दी है। और ट्रंप साहब ऑलरेडी सीज फायर करवा चुके ईरान इजराइल में। वो डिटेल हमने आपको आज सुबह ही दी थी। हालांकि विदेश मंत्री अब्बास अरगाची ने सीज फायर पर सहमति को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इजराइल के साथ अभी कोई अंतिम युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ। अगर इजराइल ईरानियों पर अपना गैरकानूनी हमले रोक देता है तो ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। और ये कार्रवाई रोक दी गई है और सीज फायर
रह रहकर टूटता भी है और चल भी रहा है। तो ये थी हमारी प्रस्तुति आपको भारतीयों के विषय में, जो चिंतित हो रहे हैं भारत में लोग, कि भारत की सरकार भरपूर कोशिश कर रही है, उनको निकालने के लिए काम चल रहा है। धीरज रखना पड़ेगा। धीरे धीरे जो लोग आना चाहते हैं उनकी वापसी सुनिश्चित की जा रही है। इसी के साथ हम इस एपिसोड से विराम लेंगे और अंत में एक बार फिर से आपसे प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारी काफ़ी मशक्क़त लगती है इसको तैयार करने में, और फाइनेंशियल इसमें इन्वेस्टमेंट भी होती है, परंतु वो हम अपने मन से, अपनी जेब से करते हैं। आपसे सिर्फ हम सब्सक्रिप्शन मांगते हैं, और वो भी आपको फ्री में करना होता है। कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाता, और ना ही कोई हम फाइनेंशियल बेनिफिट आपसे चाहते हैं। तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप अपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों और मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज़ हम आपको देते हैं। हम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो अंधभक्त मीडिया है, हम उनसे बहुत इतर काम कर रहे हैं। तो हमारा चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी प्रार्थना के साथ आपसे विदा लेते हुए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।